2020 में आपने होटल इंडस्ट्री की स्थापना की और अभी 5 साल में आपके पास 4-5 होटल है। जी 5 साल में सर ऐसा कैसे बदलाव हो गया? मैं कह नहीं सकता इसके में, वो तो ऊपर वाला जाने। 5 सितारा होटल इतने महंगे क्यों होते हैं सर? मतलब क्या सर्विस देते हैं जो छोटे होटल्स नहीं देते हैं? 50,000 लाख रुपए का रूम होता है। तो ये स्टार्स कौन डिसाइड करता है सर? थोड़ा सी मेरे को कंफ्यूजन है। मेहनत और किस्मत में किस में बिलीव होते हो आप? तो मैंने अक्षय कुमार का एक वीडियो देखा था, उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा, सर आपने इतना अच्छा कर लिया है, आप इतने बड़े एक्टर बन गए हो। कहता मेहनत तो देखो मैंने भी की है, पर एक चीज मैं डिनाई नहीं कर सकता, सही समय पर सही जगह पर मैं पहुंचा वहां पे, तो इस पे किस्मत का भी हाथ है। बस एक कॉर्पोरेट कल्चर बहुत बढ़ रहा है कि लोग ट्रैवल ज्यादा कर रहे हैं कॉर्पोरेट में। सो हमारा जो होटल है अभिषेक, हमारा होटल कोई भी इंसान बिजनेस शुरू कर रहा है तो सबसे पहले उसको किस पे काम करना चाहिए? मैंने 2014 में जब बिजनेस शुरू किया था, मेरे पास जेब में पैसा नहीं था बिल्कुल भी अभिषेक। होटल इंडस्ट्री के अंदर मैन पावर का सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। हाँ। बिना मैन पावर के तो होटल इंडस्ट्री चल नहीं सकती। पुनित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम के अंदर। कैसे हैं सर आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत सॉलिड सर। होटल इंडस्ट्री के मालिक से बात कर रहा हूँ मैं आज। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत भारी हो गया सर। चलो आज ठीक है, आज 4-5 होटल है, कल 50 हो सकते हैं, कल 1000 हो सकते हैं। मैं आज पहले ही घोषणा कर देता हूँ उस चीज़ की। अरे थैंक यू सो मच। आपके मुंह में सरस्वती बैठी हुई इस टाइम पे। हो सकता है सर, कोई क्या बोल दे, क्योंकि सब बातें बातों की ही तो है जी अगर मैं आपको अगर बोल देता सर क्या छोटे से होटल, तो बात अलग हो जाती है जी। आप जब भी बोल सकते हो, कोई भी एक्शन ले सकते हो। पहला एक्शन आप हमेशा अच्छा ही लो। दो ही रास्ते होते हैं आदमी के पास, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। या तो मैं आपसे अगर अभी अच्छे से बात कर लेता और बोल देता अच्छे से बात कर ली मैंने कि सर बहुत बढ़िया, कैसे, अच्छा अच्छा ठीक है सर, इसके अलावा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। करेक्ट। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी पॉडकास्ट में आ रहा हूँ, मैं जिनसे बात करता हूँ, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस बनाए और मुझे भी बिजनेस दें। एसोसिएशन चलती रहनी चाहिए। चलती रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में क्या है, ऐसे छोटी सी लाइफ है, बातें करते करते निकल जाएगी लाइफ, जी। पता ही नहीं चलेगा। सो पुनीत सर, होटल इंडस्ट्री में आप आप मेरे को पहले पुनीत बोलो, नहीं, थोड़ा कंफर्ट जोन मेरा बनेगा। अरे पुनीत सर है आप एकदम। पुनीत सर, होटल इंडस्ट्री में कैसे आप एकदम रुझान बन गया आपका आने का, या पहले से ही फादर वगैरह सब बिजनेस बिजनेस करते थे? आई मैं थोड़ा सा बैक स्टोरी दे देता हूँ। मैं एक होटल मैनेजमेंट बैचलर्स हूँ, आई मीन बैचलर्स डिग्री है मेरे पास होटल मैनेजमेंट में, पढ़ाई वहीं से की है, इसी इंडस्ट्री की हुई है। उसके बाद मैंने डायरेक्टली ज्वाइन नहीं किया था, मैंने कुछ कंपनीज में काम किया था होटल इंडस्ट्री से अलग। फिर 6 साल तक मेरे ख्याल से मैंने अलग अलग कंपनीज में काम किए हैं। उसके बाद मैंने बिजनेस शुरू किया। सो बिजनेस भी मैंने पहले इसका नहीं शुरू किया था बिजनेस, मैं इवेंट्स का बिजनेस था, एक्सपोर्ट्स का था, रिटेल स्टोर्स थे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थे, तो ये सब चल रहा था कोविड के टाइम तक। कोविड में एक्चुअली अपॉर्चुनिटी आई हमारे पास एक, सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इन दी होटल इंडस्ट्री बिजनेस। 2020 में आपने होटल इंडस्ट्री की स्थापना रखी, न्यू रखी, जी जी और अभी 5 साल में आपके पास 4-5 होटल है। जी जी। 5 साल में सर ऐसा क्या ऑपरेशनल है। हाँ, ऑपरेशनल मतलब कैसे कैसे बदलाव हो गया, एकदम से शिफ्ट कैसे आ जाता है आदमी की जिंदगी में? आई मीन मैं कह नहीं सकता इसके में, वो तो ऊपर वाला जाने। हाँ हाँ। पर 2020 कोविड के टाइम पे जब जो भी बिजनेस चल रहे थे हमारे, वो एक के बाद एक बंद होते जा रहे। जैसे एक्सपोर्ट्स का बिजनेस था, सो दूसरी कंट्री ने एक्सपोर्ट्स, वो बैन लग गया था कोविड के टाइम में, आपको जानकारी हो किस चीज़ के बारे में। फिर रिटेल स्टोर्स, आप बाहर जाकर शॉप नहीं कर सकते थे, स्टोर्स बंद हो गए। ई कॉमर्स भी हमारे इवेंट्स से रिलेटेड था, सो वो इंडस्ट्री ही बंद हो गई, इवेंट्स का बिजनेस बंद हो गया, सो कुछ था नहीं हमारे पास करने को। मीनवाइल 2019 में एक्चुअली हमने ना एक्सप्लोर करना शुरू किया था कि अगर होटल इंडस्ट्री में एंटर करना हो, मे बी बिकॉज ऑफ द कनेक्ट की मेरी पढ़ाई वहीं से है, सो एक्सप्लोर हमने करना शुरू किया था कि अगर हमें इस इंडस्ट्री में एंटर करना हो तो हम क्या करेंगे। 2019 में मेरे ख्याल से 100-150 लोगों से हमने जाकर बात की होगी, बात बनी नहीं, कुछ मैट्रिक्स सही नहीं बैठे थे। 2020 में अपॉर्चुनिटी एक आई हमारे सामने, और उसका भी मेजर रीज़न जो मेरे को लगता है कि अगर आपको ध्यान हो उस टाइम पे होटल इंडस्ट्री बहुत हेविली इम्पैक्ट हुई थी। करेक्ट। तो सारे जितने भी प्लेयर्स थे वो थोड़ा सा एग्जिट मोड पे थे उस पॉइंट इन टाइम पे। सो जब टफ टाइम आते हैं तो कई बार अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं कई लोगों के लिए, तो मेरे को यही लगता है कि कोविड का टाइम मेरे लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आया था। सो दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन दिस इंडस्ट्री। चलो ये तो बहुत सॉलिड चीज होगी सर, मतलब कि अपॉर्चुनिटी आपने देखी और अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब कर लिया एकदम से, और आपकी एजुकेशन भी उसी फील्ड में थी,
तो आपको लगा कि मैं एक बहुत सॉलिड काम कर सकता हूँ। एक सवाल मेरा यहाँ पे है कि 5 सितारा होटल इतने महंगे क्यों होते हैं सर? मतलब क्या सर्विस देते हैं जो छोटे होटल्स नहीं देते हैं? 50,000 लाख रुपए का रूम होता है, रूम तो रूम है, जी। क्या एडिशनल सर्विसेज क्या होती है? आप कपड़े हर कोई पहनता है। हम्म आपने कौन सी ब्रांड सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर की है या सबसे महंगा क्या खरीदा है? मेरे से पूछ रहे हो आप? मैं आपसे मैंने तो कुछ महंगा नहीं खरीदा सर। कुछ तो ठीक है, घड़ी खरीदी होगी, 12,500 रुपीज की होगी। आपने नॉर्मल घड़ी की नहीं खरीदी, 250 रुपए की भी आ जाती है। बताओ आप, ब्रांड की वैल्यू है। ब्रांड की वैल्यू है तो उन्होंने ब्रांड बनाई, उसकी वैल्यू है, पैसा उसका है। सर्विसेज की जब हम बात करते हैं ऑफ कोर्स एक थोड़ी सी एक्सक्लूसिवनेस तो आती ही है। व्हेन जो पे मनी आपको, आपने जब जो वॉच खरीदी होगी जिस स्टोर में गए होंगे ना, थोड़ा आपको प्रीमियम फील कराया होगा कि आप स्पेंड कर रहे हो। अगर आप एक 250 रुपए की घड़ी खरीदोगे, आप एक बार बाजार में जाओगे, वहां से जाके खरीदोगे, वो कहेगा जी 250 रुपए मेरे को दे दो, खत्म हो गया, आपको हाथ में पकड़ा देगा। करेक्ट करेक्ट। उसी तरीके से आप होटल इंडस्ट्री को भी समझो, सर्विस इंडस्ट्री है। पर जब आप एक गेस्ट हाउस में जाते हो तो वहां पर आपको प्रीमियमनेस फील नहीं होती। पर जब आप एक 5 स्टार ब्रांड में जाते हो, वहाँ आपको प्रीमियम, आप एंटर करते जाओगे, आपकी वैली सर्विस से लेकर आपको फ्रंट फ्रंट डेस्क पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठे होंगे वो आपको कैसा फील कराते हैं, आपको रूम तक जो ले जाएंगे वो कैसे एस्कॉर्ट करके लेकर जाते हैं, ये सारी चीज़ों का जो है वो पैसा। तो ये तो हॉस्पिटैलिटी होगी ना, मतलब कि आपकी आवभगत ज्यादा कर रहे हैं ये लोग, जी। तो लोगों को आवभगत की ज्यादा भूख है। आप जितना पैसा कमा लेते हो हाँ। तो आपको और ज़्यादा भूख बढ़ जाती है। मे बी अगर कोई इंसान 20-25 हज़ार रुपये महीने में कमा रहा है और उसे कहीं जाकर रुकना हो तो वो कहेगा मेरे को यार 1,000, 2,000, 2,500 रुपये का रूम मिल जाए, मैं वहाँ जाकर रुक लूँगा। अगर वहीं कोई 1,00,000, 2,00,000 रुपये कमा रहा है कि यार 5-10 हज़ार का रूम लूँगा, कहीं 5 लाख रुपए कमा रहा है महीने के तो कहेगा यार 20-25 हज़ार के रूम में रुक। सो जैसे जैसे आप बढ़ते हो आप अपने आप को एलिवेट करते जाते हो। सो उसके लिए ऑप्शंस होने चाहिए मार्केट में। सो 5 स्टार्स होटल जितने भी हैं वो उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। सो फैसिलिटीज़ तो सेम ही होती है। सही बात है। आप रूम के अंदर जाते हो, आपको पानी की बोतल कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगी, आपको एमिनिटीज़ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगी। आप एक 4 स्टार में जाओगे, आपको भी वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आप 3 स्टार में जाओगे, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पर मे बी आपको जो पानी की बोतल आपको 3 स्टार में मिलेगी वो शायद 20 रुपए वाली रखी होगी जो मार्केट में 20 की मिलती है। जब आप 5 स्टार में जाओगे वो शायद 50 रुपए वाली रखी होगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता तो ये स्टार्स कौन डिसाइड करता है सर? थोड़ा सी मेरे को कंफ्यूजन है कि 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, 7 स्टार है, कौन डिसाइड कौन करता है? है। जब हम पहले जब पढ़ाई करते थे, बैचलर्स डिग्री हुई थी, तो हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया था, मैं उनकी बात आपको बता सकती ठीक है। हूँ। एक्चुअली में अभी क्या चल रहा है वो मैं नहीं बोल सकता, पर जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो हमारे प्रोफेसर साहब बताते थे कि स्टार कैटेगरी बेसिकली डिफाइन कर की जाती है 2 फैक्टर से। एक तो फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है। ओ। सो अगर आपका 7 स्टार होटल आप बोलते हो अपने आप को, तो सातों कॉन्टिनेंट का फूड वहां पर होना चाहिए। सो ये एक मेजर चीज होती है। अपार्ट फ्रॉम आपकी मिनिमम एमिनिटीज होती हैं। सो आजकल तो बहुत सारी चीजें मिक्स एंड मैच होने लगी हैं, पर पहले जब हमें पढ़ाया जाता था तो बुक में लिखा होता था कि मिनिमम इतने रूम होने चाहिए 5 स्टार के लिए, आपका स्विमिंग पूल इतना बड़ा होना चाहिए, आपके पास ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। सो ऐसे ये डेफिनेशन बेसिकली इस तरीके से। इसके अलावा टूरिज्म भी देता है, जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो भी एलोकेट करता है स्टार कैटेगरी होटल्स को। कारा होटल्स किसके अंदर, किस कैटेगरी में आते रेट हैं? आवर सक्सेस 4 स्टार कैटेगरी होटल्स, पॉकेट फ्रेंडली सेगमेंट को हम केटर करते हैं मेजरली। अगर क्या मिशन विजन है, मतलब कहाँ तक जाना चाहता है कारा होटल्स, क्या करना चाहता है? अभिषेक जी, आने वाले टाइम पे हम इंडिया की सबसे बड़ी होटल चेन बनेंगे। ये हमारा सपना नहीं है, दिस इज व्हाट वी आर फोकस्ड टुवर्ड्स। हमारे जो होटल है वो थोड़े जो हम होटल चूज करते हैं वो थोड़े लार्ज साइज होते हैं। मिनिमम लैंड एरिया जो हम देखते हैं वो 2 एकड़ कम से कम होना चाहिए। सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए जो एक 5 स्टार होटल में आप देखते हो, जैसे कि आपके रूम्स होने चाहिए, बॉल रूम होने चाहिए, लॉन्स होने चाहिए, आपका स्विमिंग पूल होना चाहिए, जिम, स्टीम स्पा, सोना, रिक्रिएशनल एरिया, रेस्टोरेंट, बार, ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। सो आप आ रहे हो तो आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं अवेल करने के लिए। ये सारी फैसिलिटीज अगर आपको किसी होटल में चाहिए तो आपको 5 स्टार या उनकी सब चेन में मिलती हैं। हम वो सारी फैसिलिटीज थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली सेगमेंट में लाकर सामने रखना चाहते हैं कस्टमर को। जब हम देखते हैं बिजनेस के टर्म्स में भी, सो हमारा होटल खाली रूम सेंट्रिक नहीं है, कि खाली रूम्स नहीं है
कि आप आओ रुको और चले जाओ। हमारे होटल में आप बैंक्वेटिंग भी कर सकते हैं, आपको घर के फंक्शंस है, शादी है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, सो हमारे पास वो सारी स्पेसेस अवेलेबल होती हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, बॉल रूम्स हैं, लॉन्स हैं, आप वहाँ पर आकर वो सारी सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। जब हम पॉकेट फ्रेंडली सेगमेंट के लिए ये सारी स्पेस ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आप मार्केट में देखोगे कोई जगह अवेलेबल नहीं है। करेक्ट। 5 स्टार्स है, 5 स्टार में आपको बड़े बॉल रूम्स भी मिलेंगे, आपको लॉन्स भी मिलेंगे, पर आप उससे नीचे आकर बताओ आपको कहाँ पर मिल जाता है। एज ऑफ नाउ कोई चेन नहीं है, सो हम वो चेन है, हम बढ़ रहे हैं, सो आप हमारे पास आ सकते हो। तो पुनीत सर, आपका मोटिवेशन क्या है? आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? मनी, पैशन, पावर? अभिषेक जी, मेरा मानना ये है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा मोटिवेशन नहीं हो सकता। नहीं होता है? नहीं। पर बिजनेसमैन का तो पैसा, मोटिवेशन पैसा ही होता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। दूध पीते हैं आप, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, so दूध कितने रुपए किलो आता है? 42 रुपीज लीटर अभी, 45 रुपये मान रहे हैं। नहीं, महंगा है, मेरे 50-60 रुपए हो गए शायद। सो दूध, पनीर का कुछ खाते हैं आप? पनीर कितने रुपए किलो है? किलो तो पता नहीं, बट एक छोटा पैकेट वही 50-60 रुपए का आता है, 60 रुपीज का। सो पनीर अगर आप मार्केट में करीब 500 रुपए किलो के आसपास का होगा। 500 रुपये केजी हो गया पनीर? इतना महंगा आता है? हाँ। सो आई मीन B2B में जैसे होटल के अंदर थोड़ा आता है, वो ऑफ कोर्स डिस्काउंटेड रेट पे होता है, पर मैं मार्केट का रेट ऑलमोस्ट यही नहीं होगा। घी यूज करते होंगे घर में, घी कितने रुपए किलो आता हाँ, ये तो 500 रुपये केजी, 550 रुपये केजी। है? बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, क्या बात कर कम से कम 700-800 रुपए बेसिक ब्रांड भी आप जाते हो तो। मैं चेक करके होता है मेरे को, इनका घी के तेल की प्राइस नहीं पता नहीं है मेरे को। सो अभी इसमें आप ये बताओ, ये 3 चीजें मैंने आपसे पूछी, इसमें आपका मेन प्रोडक्ट क्या था? दूध। दूध। सबसे सस्ता दूध है ना? हाँ। और सबसे महंगा घी है। हाँ। सो देखिए, वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा है वो आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है। उसी तरीके से पैसा ना बिजनेस में कभी भी आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है, पर वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है लोगों की नजरों में। आपका मेन प्रोडक्ट एक्चुअली आता है स्किल सेट। आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, ये आपका मेन प्रोडक्ट होना चाहिए। जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट है, वो आना शुरू हो जाएगा। पर पैसे को फोकस रख के या पैसे को मोटिवेशन रख के आई डोंट थिंक कि बिजनेस में थोड़ा हमें। तो आप कोई लाइफ की इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करना चाहते हो सारे व्यूअर्स के साथ में? मेरे को स्कूल के टाइम का ध्यान है, जब मैं 10th 11th क्लास में था। सो स्कूल में टीचर्स आपसे पूछते थे कि भाई आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर। अब मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं था, आई वॉज एन एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट। तो सब लोग बताते कोई इंजीनियर बता रहा है। अच्छा, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो छोटी सी जगह है, तो वहाँ पर ज़्यादा स्कूल्स नहीं थे। उत्तर प्रदेश से आते हाँ हैं? जी, गोरखपुर से? हाँ जी, उत्तर प्रदेश। हाँ। गोरखपुर नहीं है। सो फिर उत्तर प्रदेश में कहाँ से? उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा। बिल्कुल सुना है। उसके पास एक कस्बा पड़ता है गोला गोखरलनाथ, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। सो वहाँ पर इतने ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास। सो आई मीन कुछ स्कूल होते थे और हमारे स्कूल में भी ऑप्शन होता था, 10th के बाद आपको चूज करना होता था बायो या मैथ में। सो मैथ वाले जो होते थे वो सब बताते थे कि इंजीनियर बनना है, बायो वाले बताते थे डॉक्टर बनना है। अच्छा, मेरे को कभी भी ये तो पता था कि ये मेरे को नहीं करना है। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब कि मेरे पढ़ाई में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आता नहीं था। अब आपको बनने के लिए यू हैव टू बी द बेस्ट, राइट? तो पर मेरे को ध्यान है, जब मेरे को 10th या 11th की मेमोरी है, जब टीचर ने मेरे से पूछा था, हमारे टीचर ने, तो मेरे दिमाग में चल रहा था उस टाइम पे कि मेरे को बिजनेस करना है। सो हमारे टीचर ने पूछा कि भाई आप लोग क्या बनना चाहते हो, तो मेरे से भी पूछा। मेरे दिमाग में उस टाइम पर चल रहा था कि यार मेरे को ना बिजनेस करना है। अब बिजनेस क्यों करना है उसकी भी बैक स्टोरी। मेरे फादर साहब लोग बिजनेस फैमिली से रहे हैं, तो शुरू से मैंने देखी है छोटी छोटी चीजें होते हैं, मे भी इतने बड़े स्केल पे नहीं, अब मैंने छोटी छोटी चीजें होते हुए देखी है, तो मेरे दिमाग में चल रहा था। और उस टाइम पर मैं ये बोलना चाहता था और मेरे को शर्म आ गई बोलते हुए, कि मैंने कहा नहीं जी मैं डॉक्टर बनूंगा। सो ये मेरे को ध्यान है, पहली मेमोरी की मेरे को ध्यान था कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। सो वो तब से मैं लेकर चल रहा हूँ करने के लिए, और मैं ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ। पर जर्नी मेरी ऐसी रही कि मेरे पास कभी अपॉर्चुनिटी शुरुआत से नहीं बनी। सो जैसे जैसे टाइम आया, फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके मैंने एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और मैंने बिजनेस शुरू किया था। एक तो ये बात मेरे को ध्यान आती है। दूसरा, मेरे को लोगों से बातें करने में जो छोटी छोटी बातें निकलती हैं वो इंस्पायर कर जाती है। मैं लोगों की स्ट्रगल स्टोरी सुनता हूँ, परेशानियां सुनता हूँ। आई मीन
आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं देखता हूँ, मैंने ऐसी भी स्टोरीज़ देखी है विद नो ऑफेंस या पर जिसके स्पेशली एबल लोग जिनको हम बोलते हैं, कोई ओलंपिक मेडल लेकर आ रहा है, कोई कुछ सक्सीड कर कोई बिजनेस इतना बड़ा बना रहा है, और फिर जब आप अपने आप को देखते हो, आप कहते हो कि साहब मेरे पास तो अभी सब कुछ सही है, तो आप कुछ तो कर पाओ लाइफ में। सही तो ये सब लोग इंस्पायर करते हैं। ये आप इंडिया में तो आप हर नूक एंड कॉर्नर में चले जाओ ना, आपको लोग मिल जाएंगे, आपको स्टोरीज मिल जाएंगे इंस्पायर करने के लिए। पर ये कोई स्पेसिफिक स्टोरी नहीं है जो मैं आपको बता सकूं जो इंस्पायर। और सफर जरूरी है कि मंजिल पे फोकस होना चाहिए? मेरा मेरा मानना है कि सफर जरूरी है। अगर आप अगर आप कहते हैं ना मेरे उस मंजिल तक पहुंचना है, जैसे एक टारगेट ले लिया आपने कि साहब मेरे को, मैं अपने लिए बोलता हूँ कि भाई 100 होटल बनाने हैं, तो जिस दिन 100 होटल बन गए ना, उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाऊंगा। मेरे को लगता है कि आपको जर्नी पर फोकस करना जरूरी है। आपको जो भी काम कर रहे हो, वहां तक पहुंचने की जर्नी कैसी होनी चाहिए, उसमें चलते चलते कितना मजा आ रहा है, आपको आसपास जो सराउंडिंग है उसको देखकर आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, वो सब आपको ध्यान रखना चाहिए और उसके पूरे मजे लेने चाहिए। करेक्ट। जब ये लेकर आप चलोगे ना, तो जितनी भी परेशानियां आएंगी वो आपको वैसे परेशान नहीं करेंगे। आप ना उस पर भी खुश हो जाओगे, आप कहोगे यार आज मैंने ये दिक्कत है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। पर अगर आप डेस्टिनेशन पर फोकस करोगे, हर परेशानी आपको परेशानी की तरह ही ट्रीट करेगी और लगेगी भी, और आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहोगे। और आप जर्नी पे ध्यान देते हो, तो आप कहोगे यार आज चल रहे थे, बीच में देखो गड्ढा आ गया, मैंने उसको टाप दिया, वो एक सक्सेस हो गई एक तरीके से। करेक्ट। सो जर्नी पे ध्यान देना चाहिए। मेहनत और किस्मत में किसमें बिलीव होते हो आप? सो मैंने अक्षय कुमार का एक वीडियो देखा था, उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा, जब उनकी मूवीज बहुत हिट हुई थी बीच में, तो उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा, सर आपने इतना अच्छा कर लिया है, आप इतने बड़े एक्टर बन गए हो, ऐसे और कितना करना चाहते हैं, क्या है आप, इतनी मेहनत की है आपने, और इंडस्ट्री के बाहर होकर भी आप इतने बड़े सुपरस्टार बन गए हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को, आपने बहुत मेहनत की है। कहता मेहनत तो देखो मैंने भी की है, और मेहनत मेरे जैसे हजारों लोग के बाहर उन्होंने भी की है, पर एक चीज मैं डिनाई नहीं कर सकता कि सही टाइम पर, सही समय पर, सही जगह पर मैं पहुंचा वहां पे, तो इस पे किस्मत का भी हाथ था। तो मैं उस बात को बहुत मानता हूँ कि मेहनत देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पर किस्मत का दरवाजा ना उसी के लिए खुलता है जो लगातार मेहनत कर रहा है, बैठे बैठे नहीं मिलेगा कुछ। चलो यहाँ पे मैं एक बात छोटी सी शेयर कर देता हूँ। 50 साल की उम्र आते आते, जी। गारंटी लिख के दे रहा हूँ, 50 साल की उम्र आते आते हर आदमी को ये रियलाइज हो जाता था कि वो कुछ नहीं कर रहा था, उसे सब कुछ करवाया जा रहा था। मैं मान रहा हूँ इस बात के, मैं मान रहा हूँ। मैं अपनी जर्नी पे भी आपको बताऊं अभिषेक जी, मैंने 2014 में बिजनेस शुरू किया। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, बड़ी कंपनी थी, सो वहाँ के जितने भी एग्जीक्यूटिव्स वगैरह थे, वो मेरे को रिटेन करना चाहते थे, पर मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। हाँ, मैं हाईली रेटेड एसोसिएट था उस कंपनी का, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा बहुत ज़्यादा हाई था। मैंने कहा यार करना है कुछ, करके ही रहूँगा। सो मेरे को जाते जाते एक मेरे मेंटोर भी रहे हैं, मैं मानता था उन्हें, और उनको देखकर मैं बहुत इंस्पायर भी होता था। उन्होंने मेरे से एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि पुनीत, आई एम सो श्योर अबाउट यू दैट यू विल सक्सीड वेर एवर यू विल गो। मैंने जब बिजनेस शुरू किया 2014 में, उसके बाद पहले 3 साल आई रिमेम्बर कि मैंने ऐसे टाइम भी देखे हैं कि शाम को क्या खाना है ना, उसका आइडिया नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कई बार पैसे नहीं करेक्ट। हो हाँ। पाते थे। आप ज्यादातर बिजनेसमैन देखोगे ना, सिमिलर स्टोरीज आपको सबके सिमिलर, सबके सिमिलर सब स्टोरीज। सिमिलर, मैंने देखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कहते हैं कि बिजनेस आप कर रहे हो ना, तो 7-8 चीजें आपके साथ होती ही होती हैं। आपको टाइम आ सकता है आपके उस खाने पीने के बांधे हो, आपके आसपास के दोस्त रिश्तेदार में भी आपसे दूर हो जाए, ऐसे करके 7-8 चीजें बोली जाती है बिजनेस में, जो एक आप जब बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो तो ये सारी चीजें सेक्रीफाइस मांगती है, सेक्रीफाइस आप देते हुए चलते हो। सो पहले 3 साल बहुत स्ट्रगलिंग रहे। उन 3 सालों में, राधा 4 सालों में, पहले 4 सालों में मैंने बहुत बार सोचा कि शायद मेरे लिए बिजनेस बना ही नहीं। और जब जब मैंने ठान लिया कि मैं अब एग्जिट कर दूंगा, तब इमिडिएटली कुछ ना कुछ आ गया कि जिसने मेरी 3-4 महीने गाड़ी और खींच दी। और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, करीबन 3 बार हुआ है 4 सालों। तो मेरे को सस्टेन करा कर रखा कि मैं बाहर ना जा पाऊं, और धीरे धीरे फिर चीजें शेप अप हुई। अब अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मैं मानता हूँ आपकी पूरी बात। और जब आप थोड़े से यंग होते हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा, मैंने किया है सब कुछ, मैंने किया है, मैंने कुछ नहीं होता। आई मीन हर कोई हर समय आपको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा होता है।
वैसे कॉर्पोरेट कल्चर बहुत बढ़ रहा है कि लोग ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, तो आपको लगा नहीं कि आप कॉर्पोरेट टाइप का एक होटल बना दो, या फिर फैमिली ड्रिवन ही होटल है आपका? सो हमारा जो होटल है अभिषेक, हमारा होटल एज ऑफ नाउ जो अभी कारा ब्रांड के अंदर होटल है, वो होटल में रूम्स है, आपको फैसिलिटीज है, फंक्शंस वगैरह आप कर सकते हो। सो इसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अभी हम एक दूसरी ब्रांड भी ला रहे हैं जो छोटे साइज के होटल है, ठीक है। वर्टिकल प्रॉपर्टीज, छोटे साइज के 30 से 40-50 रूम्स उसमें होंगे और खाली रूम स्पेसिफिक होंगे। ये एक दूसरी ब्रांड हम शुरू कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ नहीं है, नई ब्रांड शुरू। बिल्कुल। और ये ज्यादातर हमारा इसी चीज को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं कि कॉर्पोरेट गेस्ट को हम किस तरीके से ऑनर कर सकते हैं। जी करेक्ट, बहुत बढ़िया सर। तो एज ए होटलियर, मतलब कारा का कोर पर्पस क्या है? ऐसा तो कोई प्रोडक्ट हमने बना नहीं दिया है कि मार्केट ऊपर से नीचे हो जाए। करेक्ट। एक ट्रेडिशनल बिजनेस है हाँ। होटल चलाना, हम उस बिजनेस में हैं। और आधा इसका जवाब मैं इस तरीके से दे सकता हूँ कि हम अपने आप को किस तरीके से अलग देखते हैं। हमारे होटल में जब गेस्ट आता है तो हमारे होटल में गेस्ट ये फीलर लेकर जाएगा कि वो अपने घर के एक्सटेंशन पे ही बैठा हुआ है, उसे इंटिमिडेशन कहीं पर फील नहीं होगी। वो बोल कर जाएगा कि आपके होटल में मेरे को ये ध्यान है, मैं कभी कभी नॉर्मली फीडबैक लेने के बहाने लोग गेस्टों से मिलता हूँ। सो मैंने एक गेस्ट से फीडबैक लिया था कि सर कैसा रहा, फीडबैक फॉर्म लेकर गया मैं साथ में, मैंने कहा सर कैसा रहा, मैं आपका फीडबैक लेना चाहता हूँ। सो उन्होंने जाते जाते एक बात बोली, कहता अरे सर बहुत बढ़िया था, बिल्कुल अपने घर जैसा ही माहौल था। ये चीज़ मतलब कि अंदर से सेटिस्फैक्शन देती है, एंड दैट इज व्हाट वी स्टैंड फॉर राइट नाउ। आप हमारे यहाँ आओगे आपको अपना सा ही फील होगा, और वो लग्जरी भी साथ साथ सर्विसेज सारी देंगे जो एक प्रॉपर होटल होती है। तो चलो, आपने इसका तो ऑनेस्टी से आंसर दे दिया। मैंने तो कोर पर्पस मुझे आपने बताया कि होटल चला रहे हैं हम लोग, नॉर्मल होटल है, बट घर जैसा होटल है हमारा। अच्छा, कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, मतलब कोई भी इंसान बिजनेस शुरू कर रहा है, तो सबसे पहले उसको आइडिया पे, कैपिटल पे, स्किल्स पे, किस पे काम करना चाहिए? मैंने 2014 में जब बिजनेस शुरू किया था, मेरे पास जेब में पैसा नहीं था बिल्कुल भी अभिषेक। और मैं मानता हूं इस चीज को कि पैसा ना रीजन नहीं हो सकता आपकी जर्नी शुरू ना होने का। एक्सपैंड करने के लिए मे बी आप देख सकते हो कि यहाँ से और पैसा मिल जाए तो और बढ़ा लूंगा, पर पैसा सोल पर्पस नहीं हो सकता कि आप अपना बिजनेस ना कर पाओ। बहुत सही। ठीक है, आप जर्नी शुरू करो साहब। इंडिया इतनी बड़ी जगह, मैंने कहीं पर एक किसी को बोलते हुए सुना था, एक इंटरव्यू चल रहा था, मैं उसको उनको कोट करता हूँ, मैं जानता तो नहीं हूँ, और एक रैंडम इंटरव्यू चल रहा था। सो उस पे उन्होंने कहा कि भाई इंडिया इतनी बड़ी जगह है, नीचे एक दरी बिछाकर आप फ्रूट रख दो वहां पे और उसको बेचना शुरू कर दो, शाम को कुछ पैसे लेकर आ जाओगे आप। इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो भाई ये तो अगर कोई बोलता है ना कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ पर मेरे को पैसा आएगा तब मेरी जर्नी शुरू होगी, आइडिया मेरे पास बहुत सारे हैं, आइडिया तो हर किसी के पास है, वो आइडिया ऑफ कोर्स होने चाहिए, पर मेन चीज जो आ जाती है वो एग्जीक्यूशन आ जाती है। करेक्ट। और बिजनेस में अगर आपको शुरू करना है, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट इट, यू कैन नॉट थिंक ओवर इट। करेक्ट। कि मैं 1 साल प्लानिंग करता हूँ, उसके बाद 6 साल मैं ढूंढूंगा कि मेरे को कोई पैसा दे दे तो मैं शुरुआत कर दूं, ऐसे नहीं होती चीजें, मेरे हिसाब से नहीं होती। तो ठीक है, इसी पे एक बिगेस्ट मोटिवेशन एवर एक डायलॉग हो जाए मेरी तरफ से कि ना, पैसे की बात आई गई यहाँ पे जी तो कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास 1,000 रुपए नहीं थे तो मैं 10,000 रुपए नहीं कमा पाया। जी मेरे पास 10,000 रुपए नहीं थे इसलिए मैं 50,000 रुपए नहीं कमा पाया। जी मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं थे इसलिए मैं 5 लाख रुपए नहीं कमा पाया, या मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं थे इसलिए मैं 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाया। जब आप वो 1,000 रुपए का जुगाड़ नहीं कर सकते ना, तो फिर वो आप 10 लाख या 1 करोड़ का भी जुगाड़ कभी नहीं। बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो पैसा मांगा होगा, आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, आपके साथ अगर कोई जुड़ना चाहे प्रोफेशनली, कोई इन्वेस्टर अगर ये पॉडकास्ट देख ले, उनके पास चला जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से तो एस्पायरिंग फाउंडर्स, मिडिल फाउंडर, बिलियनियर्स सभी पॉडकास्ट देखते हैं, जी। कहीं ना कहीं से तो देखते हैं, जी चाहे एक आंख बंद करके भी देखेंगे, पर देखेंगे जरूर। बिल्कुल। तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं सर? अलग अलग तरीके हैं ढूंढने के। हाँ ऑफ कोर्स, अगर कोई तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ पहले। हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, अभी आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, karahotels.com पे आप जाएं और वहां पर आप इंक्वायरी रेज कर दें, हमारी टीम कलेक्ट कर 1 महीने बाद आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको फैसिलिटीज बहुत सारी दिखती हैं। जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उसमें इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, उसमें वो लोग भी हो सकते हैं जो होटल बनाना चाहते हैं या बना चुके हैं, जो हमारे को पार्टनरिंग करना चाहते हैं, हमारे साथ पार्टनरिंग करना चाहते हैं, वो सब आ सकते हैं। उनको बस इंक्वायरी छोड़नी है,
हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, इट्स एन ईजी प्रोसेस। अच्छा, ये ऑनलाइन बुकिंग का भी गेम थोड़ा समझाओगे कि ऑनलाइन बुकिंग में वास्तव में कोई लूप होल है या फिर वो एकदम जेन्युइन प्राइस हमको मिलती है? आई थिंक कंपटीशन देखिए क्रिएट होता है ऑनलाइन बुकिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन, रेट आपको अच्छा मिलता है। रेट ऑनलाइन में अच्छा मिल जाता है? हाँ, सी मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। सो जो मार्केट चलती है वो एक तो आपकी ऑनलाइन ओटीए प्लेटफॉर्म हो गए, और दूसरा एक आपके हो गए जो एजेंट्स हो गए, मीडिएटर्स हो गए, जो बिजनेस को बहुत हेल्प करते हैं, उनका रोल बहुत क्रिटिकल है। सो जब कोई भी होटल एक स्ट्रैटेजी बनाता है, उसको ध्यान में रखकर बनानी पड़ती है कि वो B2B वालों को क्या रेट दे रहा है, और जैसे एजेंट्स हो गए, आपके ट्रैवल एजेंट्स हो गए या प्लानर्स हो गए, इन लोगों को क्या रेट जा रहे हैं और आपके ऑनलाइन रेट क्या जा रहे हैं। सो इनको ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करें, तो रेट अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। ऑफ कोर्स उनकी एक फीस है जो वो होटल से ही चार्ज करते हैं, और आई डोंट थिंक कि कस्टमर ज़्यादा हैम्पर्ड है उससे। अच्छा सर, एक बात बताओ कि होटल इंडस्ट्री के अंदर मैन पावर का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। हाँ जी। बिना मैन पावर के तो होटल इंडस्ट्री चल नहीं सकती। जैसे मैं अभी कभी जस्ट लेटेस्ट पॉडकास्ट किया तो उन्होंने बोला कि मैं एक होटल में गया चाइना में, और वहाँ पे रोबोट मेरे कमरे में सर्व करने आया। जी। तो क्या इंडिया भी आने वाले टाइम पे मतलब थोड़े सालों में उस दिशा में जा रहा है कि हमारे यहाँ पे भी रोबोट्स होंगे, या स्टिल बहुत लॉन्ग वे टू गो है? देखिए, मना मैं किसी चीज़ को करने से, आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। हाँ। आप कल को बोलोगे वो चाँद नीचे आके धरती पे बैठा हुआ है ना, तो मैं उसको भी मना नहीं करूँगा, या 1 साल बाद बैठेगा, 50 साल बाद बैठेगा, हो सकता है। कल को टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैन पावर का चैलेंज बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। और ज़्यादा हो जाएगा? हाँ, कैसे हो जाएगा? देखिए आप समझिए इस चीज़ को। अच्छा, मैं आपको बेसिक एक डेटा से बताता हूँ। पूसा करके एक इंस्टीट्यूट है होटल मैनेजमेंट का इंडिया में, उनकी सीट्स लास्ट ईयर वेकेंट रही। ये बहुत बड़ा एक रेड साइन है। मतलब कि फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया, आई थिंक 50-60% खाली फिल हुई सीट उनकी। इसका मतलब 40 बच्चे कम थे रेगुलर से। अच्छा। सो अगले साल जो 4 साल बाद या 3 साल बाद जो कोर्स करके निकलेंगे, पहले 100 बच्चे निकल रहे थे, अब 60 निकल रहे हैं। ये तो बेसिक हो गया। आप इसको देखकर समझ रहे हो कि बच्चे कम आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं कम, वो एक अलग डिस्कशन है। साथ में हमें ये भी देखना है, एवेन्यूज बहुत सारे हो गए हैं। जब हम ब्लू कॉलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है होटल इंडस्ट्री में, जब हम देखते हैं, जब हम इनको देखते हैं तो एवेन्यूज पहले कम थे हमारे पास, पर अब एवेन्यूज कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपका एक कोई ब्लू कॉलर वर्कर है अगर, सो पहले वो कहता था कि भाई अगर मेरे को हाउस कीपिंग में जाना है तो आपको देखना पड़ता है हाउस कीपिंग में मॉल में जा रहे हो, होटल में जा रहे हो, या कहीं पर जा रहे हो। अब क्या होता है, अब आपके पास वो कहता है कि नहीं, मेरे पास ये खाली ऑप्शन है, मैं ब्लिंकिट में डिलीवरी भी कर सकता हूँ। मैं आई डोंट नो मैं नाम कोट कर सकता हूँ कि नहीं, बट हाँ। मैं ब्लिंकिट में डिलीवरी भी कर सकता हूँ, मैं ओला या उबर में मैं कैब भी चला सकता हूँ। तो एवेन्यूज बन गए हैं लोगों के पास। करेक्ट। जब एवेन्यूज इतने मल्टीपल है ना, तो आपको उनके रहन सहन पे, उनके पेरोल पे बहुत ध्यान देना, उनको क्या फैसिलिटीज दी जा रही है उन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और होटल इंडस्ट्री को ऑन अ होल सोचने की जरूरत है। आई मीन अभी ऑफ लेटली एक लेबर लॉ आपने सुना होगा आया है लोगों के लिए। अब वो लॉ लाने की क्यों जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आया। आप एक कंपनी चला रहे हो, एक जनरल कॉन्शियस होता है, जो भी इंसान कंपनी में, आपको बेसिक फैसिलिटीज देनी है। करेक्ट। आपके यहाँ पर कोई काम कर रहा है, अगर वो बीमार पड़ गया, वो उसका ध्यान कौन रखेगा? कंपनी को रखना चाहिए। अब कंपनी इकट्ठे पैसा नहीं दे सकती, तो कंपनी को इंश्योरेंस करा देना चाहिए टाइमली। सिंपल सा मेथड है उसका, सिंपल मेथड। ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो कंपनीज करा क्यों नहीं रही हैं? कि सरकार को मजबूरन ये बोलना पड़ा है कि भाई अब मेडिकल इंश्योरेंस आपको देना मैंडेटरी है। सो ये जो चीजें नॉर्मल होनी चाहिए, जो चीजें ओके होनी चाहिए सबके साथ, ये बेसिक्स में आनी चाहिए, लोगों को पुश करनी, गवर्नमेंट को पुश करनी पड़ रही है इस टाइम पर, वो नहीं होना चाहिए। सिंपल सा चीज़ है, गवर्नमेंट जब लाइसेंस देती है तब ये टिक कर देगी भाई इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है, ये लाइसेंस लेना कंपलसरी है, ये करना प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। ये 10 चीजें करोगे तो तुमको कंपनी का लाइसेंस मिल जाएगा, उसके इतने रुपए लगेंगे, और तुम्हारी कंपनी में 10 एम्प्लॉय तो इतना, 1 लाख एम्प्लॉय तो इतना। करेक्ट। सिंपल कर दे तो क्या टेंशन है? आई डोंट नो हो क्यों नहीं पाता। आई एम श्योर ब्यूरोक्रेसी हैज इट्स रोल टू प्ले। मेरे को समझ में नहीं आता, जितनी आसानी से आपने बोला मेरे को भी ऐसे ही समझ में आता है। इट इज दैट इजी कि एक फॉर्म आपने शुरुआत में बनाया है, एक वन विंडो लाइसेंस आपका हो गया है, और आपको प्रोसेस खत्म हो गया वहीं के वहीं। बट ऐसा हो नहीं रहा है इस पॉइंट इन टाइम पे। बट आई एम श्योर आने वाले टाइम पे चेंजेस होंगे। अच्छा, इंडिया की होटल इंडस्ट्री वर्सेस अब्रॉड की होटल इंडस्ट्री, क्या डिफरेंस है मेजर? आपको हॉस्पिटैलिटी में फर्क दिखेगा। इंडिया में ज्यादा अच्छी है, बाहर ज्यादा अच्छी है? आई थिंक इंडिया में ज्यादा अच्छी है। हॉस्पिटैलिटी का जो कॉन्सेप्ट हम सब इंडिया में समझते हैं, वो आपको शायद नहीं दिखेगा बाहर। आप बड़े से बड़े होटल में जाओगे, आप
गेट से अंदर जाते हुए एक गार्ड आ रहा है, आपको पहले नमस्ते करेगा, आपको दरवाज़ा चेक करने के लिए खोलेगा, आपसे परमिशन ले रहा है बेसिकली वो कि मैं आपकी कार चेक कर लूँ। फिर आप अंदर जाओगे, एक आपका गेट पे गार्ड खड़ा हुआ है, वो आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा। आप अंदर जाओगे, एक बंदा पानी लेकर खड़ा हुआ है। आप रिसेप्शन पे जाओगे, वो पहले खड़े होंगे या नमस्ते करेंगे आपको, हेलो बोलेंगे आपको। अभी तक तो आपने रूम में चेक इन नहीं किया है, आपको 4-5 लोगों ने एड्रेस कर दिया है, आपको फ़ील दे दिया है कि आप एक स्पेशल जगह पे आए हो। आप बाहर जाओगे, थोड़ा-सा ऐसा नहीं है। तो होना चाहिए कि इंडिया में भी ऐसा? आपको क्या लगता है कि मेरे को लगता है कि जैसे कुछ सर्विस इंडस्ट्री खासकर ना, आपको आपका ह्यूमन टच नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। वो फीलर खत्म हो जाता है, और इंडिया तो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए स्टैंड ही इसीलिए करता है ना। और उसमें से वो फीलर अगर देना है तो आपको लोगों को लाना पड़ेगा, और अगर आप लोग ही उस प्रोपोजिशन में से निकाल दोगे तो सारी बात ही खत्म हो जाती है ना। भाई मैंने अभी एक वीडियो देखा था, उसमें देखा किसी को चेक इन करना है तो ऑनलाइन कोई आकर चेक इन करवा रहा है उसको। करेक्ट। मेरा भाई, मैं होटल जा रहा हूँ, उसी आज के जमाने में लोग कितने अकेले हो रहे हैं, लोगों को लोग चाहिए। ऐसी एप्लीकेशंस आ रही है ना, ऐप्स आ रही हैं, बात करने के लिए भी ऐप आ गई है। सही बात है, तभी तो पॉडकास्ट चल रहे हैं सब। अभी तो पॉडकास्ट चल रहे हैं। तो जब आपको इतना ज्यादा इंसान अकेला है तो बाहर जा रहा है, तो 2 लोग तो होने चाहिए ना बात करने के लिए। अब आप उनको भी हटा दोगे तो पर्पस ही खत्म हो जाता है। अब बाहर भी आदमी क्यों ही जाएगा। अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एक अच्छी बढ़िया 100 200 500 लोग हायर करके बात करो आप इनसे आके आराम से। दे आर एप्स, और भी कुछ एप्स हैं भी ऐसा जिसमें आपको कुछ भी बात करना है तो आप कर सकते हो, और कुछ शुरू की। वैसे रियल ह्यूमन से बात कराऊंगा मैं, कहता कि आराम से आओ, बातें करो, बात करके चले जाओ। अच्छा सर, स्टार्टअप कल्चर और बिजनेस, एक एक्चुअल बिजनेस और एक स्टार्टअप में क्या डिफरेंस आपके नज़र में? स्टार्टअप भी देखिए, स्टार्टअप ना आजकल एक बिजनेस ही है। अच्छा। देखिए, बिजनेस बिजनेस है। आप मैं होटल का बिजनेस कर रहा हूँ, वो आएगा, प्रॉफिट आएगा। पर स्टार्टअप का जो मॉडल बना है आपके टाइम में, वो अपने आप में एक बिजनेस है। कंपनी लॉस में जा रही है, तब भी जिसने पैसा लगाया है उसको फायदा हो जाता है। सो ये एक बिजनेस ही तो हो गया। एंड मोटिव क्या था? पैसा कमाने का भी तो था ना, तो पैसा तो आ गया, पर कंपनी प्रॉफिटेबल है नहीं है। नहीं। तो स्टार्टअप के के तरीके से अगर आप चलाते हो, आप फंड रेज करते रहते हो कंटिन्यूअसली, आपकी वैल्यूएशन बढ़ती रहती है कंपनी की कंटिन्यूअसली, एट द एंड आप उसको आईपीओ निकाल देते हो, ये भी तो एक बिजनेस ही हो गया। करेक्ट। तो इस मॉडल पे भी कई लोग जाना पसंद कर रहे हैं, तो ये भी, तो ये मॉडल आ रहे हैं। पर जो कोर बिजनेस है, जब आप देखें ट्रेडिशनली जैसे चलते हैं, उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है साहब, आपने साहब 1 रुपया लगाया है तो 1.5 रुपये कमाना है आपने, 50 पैसे आप कमा कर ले जाओगे। तो सिंपल। ये एक्चुअल बिजनेस है, और ये बिजनेस धीरे हो सकते हैं पर सस्टेन नहीं करेंगे लॉन्गर रन में। नहीं कर रहे हो तो हैं? नहीं भी कर रहे हैं। एक और मैं आपको वीडियो की कहानी सुनाता हूँ। आज की बहुत वीडियो देख रहे हो देख रहा हूँ। तो उस पे मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ, तो उस पे क्योंकि थोड़ा पॉजिटिव नहीं था, तो उस पे बताया कि भाई मेरे घर के आसपास इतनी दुकानें थी, उसके बाद ये कंपनी आई, पहले सारी प्रॉफिटेबल थी, बढ़िया काम कर रही थी, उसके बाद ये कंपनी आई, वो सारी दुकानें भी लॉस पे चली गई और वो भी लॉस पे चल रहे हैं। दोनों लॉस में चल रहे, कोई प्रॉफिट नहीं बना रही। बात बिल्कुल पकड़ ली आपने, एकदम 100% की बात है ये। पर एट द एंड आप देखो ना, अगर होलसेल कल्चर देखो, जैसे एट द एंड अगर एक कंपनी को अपना आईपीओ भी लाना है और वो लॉसेस पे भी ला रही है, तो कभी ना कभी तो उसको प्रॉफिट पे आना है ना। पर नहीं यार, मार्केट में पैसा कहाँ से आएगा? मार्केट में पैसा प्रॉफिट जनरेट होने से। हम देंगे ना, इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर देगा ना पैसा। अभी दे रहे हो ना आप, भाई आपको भी तो निकालना होगा। तो जब सारे जितने लोग शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं वो निकालेंगे वापस, ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो रही है ओवर द टाइम, तब तो नीचे आने लगेगा ना। नुकसान किसका है? आम जनता का नुकसान है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट सर फॉर योर सक्सेस, की भैया 100 होटल बनाए, 200 होटल बनाए, मुझे भी एक होटल गिफ्ट करें। मोस्ट वेलकम, हमारे यहाँ कभी भी आए। पुनीत सर, तो एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स कि कैसे करना चाहिए लाइफ में, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? आई मीन आपको एक जैसे मैंने आप पहले कॉन्वर्सेशन में बोला है कि अगर पैसा ही खाली मोटिवेशन है तो उस टाइम मत करो बस। अगर दूसरे को देखकर आप कंपटीशन की भावना आ रही है कि भाई उसने कर दिया है, तो मत करो। आप करो तब जब आपको सोल पर्पस दिखता है, एक लार्जर इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हो अपने इन एंड अराउंड, और जब आपको ये बात समझ में आती है तब आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए। और वो भी करते करते ही आएगी। वो भी करते करते ही आएगी। तो शुरुआत आप हमेशा छोटे से कर सकते हो। आई मीन जरूरी नहीं है कि आपको होलसेल पर्पस पहले दिन से समझ में आ जाए। जी मैंने 10,000 करोड़ की कंपनी बनाई है, पहले दिन मुझे पता है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। डायरेक्शंस चेंज हो सकती हैं। आज आप एक कॉन्सेप्ट लेकर बैठे हो, कल दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसमें 4 चीजें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी,
सब कुछ हो सकता है। पर आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको खाली इस मोटिव से अगर आप कमा रहे हो कि मेरे को 4 पैसे एक्स्ट्रा, मैं नौकरी कर रहा हूँ साहब, 50,000 रुपए कमा रहा हूँ, मैं लाख रुपए अपने धंधे से कमा सकता हूँ। बिल्कुल कमा सकते हो। आप अपने स्केल पे कर सकते हो। पर अगर आपको एक स्केलेबल बिजनेस बनाना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक इम्पैक्ट के बारे में सोचें। तो कह रहा हूँ स्केलेबल के बारे में सोचो ही मत, काम करते रहो, स्केल हो जाएगा अपने आप। मतलब ये भी बात सही है। मेरे को नहीं पता था कि एक टाइम पे हम सोच रहे थे कि हम एक दो पॉडकास्ट भी कर पाएंगे क्या। मैं आपको बता रहा हूँ रियली, लास्ट दिसंबर में हम सोच रहे थे कि एक दो पॉडकास्ट भी कर पाएंगे। बोला ठीक है करते हैं यार, मतलब काम तो करना ही है, करते रहते तो 500 पॉडकास्ट हो गए सर एक साल में। 500। हाँ 500 लोगों से मिल लिया हूँ, 500 बिजनेस एंटरप्रेन्योर के पॉडकास्ट कर चुका हूँ मैं अभी तक। अरे दैट्स अब ज़रूरी भी है। आई मीन मैं अभी आपकी टीम से ही बात कर रहा था। सो आजकल का ज़माना ऐसे 2014 में जब शुरू किया था, 10 सालों में दुनिया इतनी ज़्यादा बदल गई है। हर चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव बदल गया है, लोगों को समझने सोचने का पर्सपेक्टिव बदल गया है। तो इसमें आपकी इंडस्ट्री जो है, जो आप अभी कर रहे हो, वो बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत हेल्प करेगा भी आगे आकर। हाँ बता नहीं अभी तो बहुत, मतलब ऐसा लगा, मतलब बहुत सारे फाउंडर्स तो ऐसे हैं जिनको मतलब पूरा बिजनेस उनका बदल गया है। कभी मतलब ऐसा हो गया कि इतना लीड जनरेट हो गया है, कुछ लोगों की बातों ने किसी को इंस्पायर कर दिया है, क्योंकि आपने भी एक बात बोल दी तो पता नहीं किसी की एक की जिंदगी नहीं यार बंदे ने बोल दिया था, क्योंकि किसी की भी बात दिमाग में बैठ सकती है, बिल्कुल पता नहीं चलता है बिल्कुल कि सही। चाहे वो संत महात्मा हो चाहे वो एक नॉर्मल आदमी बोलने वाला हो, तुरंत क्लिक कर जाती है। जी जो जी जी। बातें तो बातें हैं, हाँ, किसी कौन की सी चीज़ कब इंस्पायर कर रहे हैं आपको, अब कहने नहीं पड़ेगा। तो पुनीत सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रियली ग्रेट कॉन्वर्सेशन।